हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैंने पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं नवोदय के, दिल्ली के और केवीएस के और यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एलटी, इन सब पेपर को सॉल्व कराने का एक सीरीज़ है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन का अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। आप वहाँ से जाकर मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हैं और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इससे पहले मैंने केवीएस का पार्ट 1 डाल दिया है जिसमें मैंने 49 क्वेश्चंस को कराए थे और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक। टोटल 51 क्वेश्चंस आज मैं इस पार्ट में कराऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी इज़ बेसिकली तो जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे बेसिकली या उसको मूलतः क्या कहा जाता है, तो यह एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 151 कह रहा है आपका कि पार्ट्स ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ आर। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के कौन कौन से पार्ट है इसमें से, तो पहला है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, यानी कि ए बी डी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देख सकते हैं आप ए बी डी किस में दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये आपके डायनेमिक स्ट्रेंथ के पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 152 है कि इसमें आपको इनके नाम बताने हैं। तो फ्लाइंग सिक्स किसको कहते हैं, तो मिल्खा सिंह को कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस लिएंडर पेस और महेश भूपति को कहते हैं। पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर सिंह को कहते हैं। तो ए का दूसरा और बी का चौथा, तो ए का दूसरा और बी का चौथा आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए, ए का चौथा और बी का ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन और रीज़न दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। माइंड सेट क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ना है, एजर्शन, और देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। तो इसे बोल रहा है आपका एजर्शन, मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एट्रीब्यूट्स फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इसने बोला है कि अच्छे निष्पादन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक अभिप्रेरणा है, यानी कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, यह बात आपका स्टेटमेंट मतलब एजर्शन आपका सही कह रहा है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं रीज़न वाले को, इसको देखते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। पहले इसको देखते हैं। तो ये लिखा है कि इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स। इसने बोला कि प्रेरणा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स होता है विच कंपेल्स द स्पोर्ट पर्सन टू एकॉम्प्लिश डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क, जो कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कार्य करने वाले की प्रेरक की तरह भूमिका निभाता है। तो बात ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद जब दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि आपको ऊपर वाला एजर्सन यानी अभिकथन पढ़ने के बाद नीचे वाले से को रिलेट करना होता है। क्योंकि अगर आपने बिकॉज या क्योंकि करके इसका आंसर का पढ़ा, इस चीज़ को पढ़ा, और आपको दोनों लगते हैं कि नहीं दोनों एक दूसरे का सही जवाब दे रहे हैं ऊपर जो लिखा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि बोथ ए एंड आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्योंकि पहले वाले में कह रहा है कि मोटिवेशन क्या होता है कि इफेक्टिव परफॉर्मेंस करने में बहुत अच्छा जो भूमिका निभाता है, और ये जो नीचे रीज़न कह रहा है कि इसलिए है क्योंकि ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि चैलेंजिंग टास्क को करने के लिए खिलाड़ी को एक प्रेरक बल की तरह काम करता है। तो एकदम बिल्कुल बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ प्लेट्यू द ऑकरेंस इन लर्निंग। तो इनमें से कौन सा सीखने के प्रठारक कारण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। यह क्वेश्चन आपको 2018 के राजस्थान पीटीआई में देखने को मिला था। राजस्थान पीटीआई में आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल लिमिट इसका राइट आंसर है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल लिमिट की वजह से हमारे
प्लेटिव लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल लिमिट का कोई एक लिमिट नहीं होता है। आपको ये नहीं पता कि आपके ऑर्गन्स की लास्ट लिमिट क्या है। हालांकि एज फैक्टर्स उसमें होते हैं, अगर यहाँ पे एज फैक्टर्स होता तो वो भी आंसर आता, लेकिन यहाँ पे एज फैक्टर नहीं है। फिजियोलॉजिकल लिमिट की बात हो रही है। फिजियोलॉजिकल लिमिट मतलब कि ऑर्गन्स की कैपेसिटी की बात हो रही है। तो ये किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता होता कि उसे फिजियोलॉजिकल की लास्ट लिमिट क्या होती है, इसलिए परफॉर्मेंस करता जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ओलंपिक वर फर्स्ट इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, बी को यहाँ पे सही माना गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है? द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेयर लेंथ ऑफ मसल शॉर्टेन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो आपकी ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल्स क्या होती है, लंबाई उसकी छोटी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, तो ये आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का एक टाइप है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द विटामिन विच इज़ वाटर सोल्यूबल। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो दिल्ली का पेपर हो, चाहे वो आपका यूपी का पेपर हो, चाहे वो आपका राजस्थान का पेपर हो, तो ये हर बार आप देखने को मिलेगा। और मैंने इसको, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो मैंने इसको पहचानने का एक आपको ट्रिक बताया है। वो ट्रिक आपका है या कीड़ा, KEDA। तो ये जान लीजिए कि फैट सोल्यूबल में कीड़ा अगर आपको वर्ड याद है, और बाकी इसके बाद जो भी आएगा विटामिन वो सारे क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको वाटर सोल्यूबल बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा वो मतलब बी जो है, ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बी है वो वाटर सोल्यूबल है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इनमें से कौन सा कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स है? देखिए यहाँ पर एक वर्ड देखिएगा ध्यान से आप, कि यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात कहा है इसने। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी का क्या कारण हो सकता है या क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। जैसे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट ये भी बढ़ जाता है, और ये होता है इंक्रीज वेंटिलेशन, ये रेट ये भी बढ़ जाता है। लेकिन एरोबिक पावर तुरंत नहीं बढ़ती है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का इफेक्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABC। तो आप देखेंगे कि ABC किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ABC दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लेंथ, क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि वन ऑफ द, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है, यानी फिजिकल फिटनेस है। सारी सक्षमता का चरण दर चरण उपागम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा शारीरिक शिक्षा है यहाँ पे उसका मेजर गोल है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम फिजिकल फिटनेस को कैसे प्राप्त करते हैं उसका सही चरण आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, सी, यहाँ पे पहले सी आ जाएगा। शारीरिक कार्यकलाप में, शारीरिक कार्यकलाप में हम क्या करते हैं, शारीरिक कार्यकलाप में हम सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी पहले आ जाएगा आपका, शारीरिक कार्यकलाप का अभिगमन, लर्निंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को सीखते हैं, कैसे आप फिजिकल फिटनेस को प्राप्त करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फिजिकली फिट बनेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं। इसके बाद आपको बता रहा है ए, यानी कि शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम डेली करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सक्षमता, यानी कि सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ प्लानिंग ऑफ फिटनेस एंड फिजिकल एक्टिविटी का करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा, और उसके बाद डी का चौथा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, तो सी से आप देखेंगे कि पहला आ रहा है, तो यानी CABD इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहिंटन बारिया ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। तो रोहिंटन बारिया जो ट्रॉफी होता है किससे संबंधित होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट संबंधित है।
नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन 161 क्या कह रहा है? द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिया टू इट्स स्पोर्ट पर्सन। तो स्पोर्ट पर्सन के लिए हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, अब कुछ लोग भारत रत्न भी कहेंगे, तो भारत रत्न खेल के लिए नॉर्म्स नहीं बनाया गया है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को मिला था क्योंकि उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा नॉर्म्स चेंज किया गया था। लेकिन अगर खेल के फील्ड की बात की जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड होता है नेशनल इंडिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़िया यहाँ पे पूछा हुआ है। अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आप कितने पानी में है ना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मे भी हो सकता है कि इस तरह मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आपको यूपी एलटी ग्रेड में देखने को मिले थे, और एआर रीजन इस बार भी आपका सम्मिलित कर सकता है। तो कुछ भी पैटर्न का नहीं हम कह सकते हैं, इसलिए हमें हर तरीके से क्वेश्चंस को करके जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट स्मूथली एंड इफेक्टिवली। तो ए का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है पावर, तो पावर क्या होता है? ये आपका बी का चौथा हो जाएगा। पावर मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस फोर्स एट अ फास्ट स्पीड। तो अगर आप किसी फोर्स को स्पीड के साथ करते हैं तो उसे हम पावर कहते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम आपका क्या होता है? टाइम इलेप्स्ड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलस एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू इट। ठीक है, तो ये आपका सी का पहला हो जाएगा और स्पीड यानी डी का चौथा हो जाएगा। एबिलिटी टू सॉरी डी का तीसरा हो जाएगा एबिलिटी टू मूव द बॉडी क्विकली, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो ए का दूसरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पहले से ही आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 163 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन डज नॉट इलिस्ट्रेट द टर्म स्पोर्ट्स मेडिसिन। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो स्पोर्ट्स मेडिसिन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दीजिएगा। हाँ, तो अब देखिए सही है, तो आप पढ़ पाएंगे इसको अच्छे से। तो डेवलप स्पोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका स्पोर्ट मेडिसिन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहाँ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन बॉक्सिंग मेन वेट कैटेगरीज आर मैच्ड विद देयर रिस्पेक्टिव रेंज ऑफ बॉडी वेट, फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग फ्रॉम द लिस्ट। बॉक्सिंग के कुछ वेट कैटेगरी नीचे दिए गए हैं, तो जो उनके हिसाब से यानी वेट के हिसाब से मैच नहीं करता है, आपको वो बताना है जो मैच नहीं करता यानी गलत मिलान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लाइट वेट 50 टू 56 kg ये नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग द काइंड ऑफ पर्सनालिटी एन एथलीट हैज़ एन अदर रिलेटेड फैक्टर्स द बेस्ट परफॉर्मेंस कम आउट व्हेन लेवल ऑफ एंग्जाइटी। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम का निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर यानी कि एंग्जाइटी लेवल का कैसा होना चाहिए खिलाड़ियों का एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 मॉडरेट होना चाहिए। जब तक थोड़ा सा एंग्जाइटी नहीं होगा तब तक आप काम के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत यानी मॉडरेट लेवल पर एंग्जाइटी होना चाहिए। हाई लगा तब भी परफॉर्मेंस ख़राब कर देगा, लो रहेगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, अरे जीतेंगे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके की आपकी सोच हो जाएगी। तो इसलिए एंग्जाइटी का मॉडरेट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ आर टाइफाइड एंड कॉलरा। तो टाइफाइड एंड कॉलरा डिजीज़ किस प्रकार की होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाटर बॉर्न होता है। ठीक है, पानी से जन्मित जो रोग होते हैं वो कॉलरा और टाइफाइड फैलाते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2013 में देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉलोइंग चेंजेस ड्यू टू ऑकर ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड। तो जब हम एडोलसेंस पीरियड में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का बदलाव होता है बॉडी में। ठीक है,
फाइंड द वन विच इज़ मार्क्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और हमको वो बताना है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल से संबंधित होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल पहचानने का जो तरीका है, सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब है कि जिससे आप ये पहचान सकते हैं उसका जो दूसरा काया पलट होता है आप उसको बता सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, अपीयरेंस ऑफ मस्टक एंड प्यूबिक हेयर। तो उसकी मूछे और प्यूबिक हेयर से, ठीक है, हम पहचान लेते हैं कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। तो जब हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं तो उसका इमीडिएट इफेक्ट में क्या होता है कि ब्लड में अल्कोहल का लेवल बढ़ जाता है, और अगर 0.1 mg% ले रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं अल्कोहल का, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट करता है। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट पूछ रहा है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पूछ रहा है, किडनी डैमेज हो जाएगा या आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा या ब्रेन से प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आप पढ़ लीजिए कि इमीडिएट इफेक्ट पूछ रहा है, तो इमीडिएट इफेक्ट में आपका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो आपकी ख़राब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 169 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हॉकी प्लेइंग फील्ड। तो हॉकी प्लेइंग फील्ड का लेंथ और ब्रेड्थ कितना होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेल्फ लर्निंग। तो खुद सीखने का सर्वोत्तम, अपने आप सीखने की सबसे सर्वोत्तम विधि इनमें से कौन मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड सेल्फ लर्निंग के लिए सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइकोजन लोडिंग इज फाउंड वेरी एडवांटेजेस इन एन एक्टिविटी विच प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स। तो ग्लाइकोजन लोडिंग किस खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है, किस तरह के खिलाड़ी जो डोमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, इंड्योरेंस रिलेटेड जो एक्टिविटी करते हैं, जिनके इवेंट्स होते हैं, उनके लिए आपका ग्लाइकोजन लोडिंग या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सबसे ज़्यादा कारगर होता है। क्वेश्चन नंबर 172 को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टिकुलर एंड प्रिसाइज मीन्स टू रियलाइज द एम इज़। तो विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीके से जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो चीज़ें हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 173 द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू मीट द डिमांड्स ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो पर्यावरण की मांगों को पूरा करने के लिए मनुष्य की जो क्षमता होती है उसे हम किससे प्रभावित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, हेल्थ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ चलते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 174 आपको, हाँ अब सही है, क्वेश्चन नंबर 174 आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपके अर्गोजेनिक एड्स दिए गए हैं। अर्गोजेनिक एड्स के टाइप्स हैं, 5 होते हैं, यहाँ पे 4 दिए गए हैं। तो आपको बताने हैं अर्गोजेनिक एड्स कौन सा किस में आता है। तो सबसे पहले देखेंगे आप मैकेनिकल एड्स है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। मैकेनिकल एड्स का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग स्ट्रिप्स, वेट बेल्ट्स। जब भी कोई नए इक्विपमेंट से खिलाड़ी को ट्रेनिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं उसके खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए, तो मैकेनिकल एड्स में आएगा। यानी कि मशीन का जब नया उपयोग करते हैं मैकेनिकल एड्स हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दूसरा बोल रहा है फिजियोलॉजिकल एड्स। फिजियोलॉजिकल एड्स में क्या होता है कि जब उसकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जाए कुछ ऐसे एड्स देकर, तो उसे कहे जाते हैं फिजियोलॉजिकल एड्स। तो इसका ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा, ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से हमने किया तो वो आपका फिजियोलॉजिकल एड्स में आएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे न्यूट्रिशनल एड्स। न्यूट्रिशनल एड्स में हम कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लीमेंट क्या होगा, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन न्यूट्रिशनल एड्स क्या हो रहा है कि ये आपको हमने सप्लीमेंट दिया हुआ है जिससे आप कर रहे हैं। और देखिए फार्मालॉजिकल एड जो कि ड्रग्स वगैरह, फार्मालॉजिकल मतलब आप जान रहे होंगे कि दवाइयों की बात हो रही है, ड्रग्स, कैफीन, ये सब होता है। तो ए का चौथा आप देखेंगे, ए का चौथा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, अट्रैक्ट एंड कैरी ऑक्सीजन।
हीमोग्लोबिन का ये रोल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि द इंटरप्रेटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन अंडरलाइंस एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू। तो इंटरप्रेटिव मतलब कि अगर फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की बात क्या की जाए जिसमें कि इंटरप्रेटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, आप कैसे कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, और इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, देखो बौद्धिक विकास की अगर बात की जाए सारी शिक्षा में, तो ये किसको इंगित करता है, इसमें से आप किसको कहेंगे कि ये आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, थिंक करेक्टली एंड सॉल्व प्रॉब्लम। देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब ही होता है कि करेक्ट सोचना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रीजनिंग को सॉल्व करना। तो अगर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी आ जाएगी, ये चीज़ें एबिलिटी, वो क्षमता आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। 177, any relatively permanent changes in behavior resulting from experience is popularly known as। तो अनुभव के परिणाम स्वरूप जब व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थानीय परिवर्तन को हम किस रूप में जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, लर्निंग कहते हैं। तो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, कभी भी आपको अगर ये वर्ड मिले मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर या मतलब बिहेवियर चेंजेस, तो ये आपका लर्निंग से संबंधित रहेगा स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 178 कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो किसने अचानक से, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की शुरुआत की और लर्निंग का हमें सिद्धांत दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इवन पेवलॉव ने दिया था। ठीक है, आगे से फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका एजर्शन और रीजन वाला। तो मैंने बताया था एजर्शन और रीजन को हमेशा करने के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी होंगी। तो सबसे पहले चीज़ें यहाँ पे आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना होगा क्या सही है। तो यहाँ बोला है ओबेसिटी इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो ये क्या लग रहा है आपको, स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो सही है ये स्टेटमेंट। ठीक है, फिर बोल रहा है कि चिल्ड्रेन प्रेफर फूड दैट इज़ वेरी हाई इज कैलोरी दैट रिमेन्स सरप्लस ओविंग टू वेरी लिटिल और नो फिजिकल एक्टिविटी। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड पसंद करते हैं जिनमें काफ़ी उच्च कैलोरी होती है तथा बहुत कम शारीरिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जिसके वजह से उनमें क्या होता है कि ओबेसिटी के कारण हो जाता है। ठीक है, और बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो ऊपर वाले को डिफाइन ये बोल रहा है कि ग्लोबल में मतलब दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग ये पाए जा रहे हैं, ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है। ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है कि बच्चे क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड को पसंद करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में कम जाना चाहते हैं, तो इस वजह से ऐसा कारण हो रहा है। तो ये बात एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, ओलंपिक मोटो बिकम ऑफिशियल इन 1924 वाज द क्वाइंड बाय द कुबर्टिन्स फ्रेंड। तो ओलंपिक मोटो को 1924 में मान्यता दिया गया था। ओलंपिक मोटो क्या है आप इस चीज़ को देख सकते हैं मेरे हिसाब से। आप तो मेरे हिसाब से आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप पहले याद रखिए कैफ, मोहम्मद कैफ याद कर लीजिए कैफ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, सबसे फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर FHS उसके नीचे रख दीजिए। तो CTS LTS 40S ये होता है आपका, और फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर इसका मतलब होता है। आप इसको याद कर लेते हैं। और इसको किसने दिया था आपको ये बताना है, तो फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था जो कि कुबर्टिन के फ्रेंड्स थे। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ अ वायरस मेनली रिस्पॉन्सिबल। ऐसा कौन सा डिजीज जिसमें कि वायरस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज इन्फ्लुएंजा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विच वन हार्डली टेक पार्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज। वो कौन सा सिस्टम है, हमारा ऑर्गन सिस्टम है जो कि फिजिकल एक्टिविटी में सबसे कम भूमिका निभाता है या इफेक्ट होता है उसके ऊपर।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द हाइट ऑफ द सीलिंग इन द इंडोर हॉल फॉर कंडक्टिंग वॉलीबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन अकॉर्डेंस विद फिब रूल्स। तो फिब रूल्स के अनुसार इंडोर वॉलीबॉल अगर हो रहा है तो उसके सीलिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 12.5 मीटर की कम से कम ऊपर सीलिंग होनी चाहिए इंडोर हॉल में जब हम वॉलीबॉल खेलते हैं तब। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 184। यहाँ बोल रहा है कि स्विमर्स लूज बॉडी हीट टू वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ। देखिए यह क्वेश्चंस आपको बताया गया है कि यह क्वेश्चन कब आया था। यह क्वेश्चन आपका यूपीएलटी में डायरेक्टली उठा के पूछ दिया है। यूपीएलटी में देखा था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका मैंने वहाँ बताया था राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन इसका राइट आंसर है। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पीडीएफ मैं आपको देता हूँ तो कभी कभी मैंने वीडियो में उसको थोड़ा सा अलग बताया है, लेकिन पीडीएफ में आंसर मैंने चेंज किया है। तो बहुत एनालिसिस करने के बाद जो आपको पीडीएफ में देता हूँ क्वेश्चंस के, वो आप उसको रिलायबल मानिएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो लोगों के जब कमेंट आते हैं उसके बाद मैं और एनालिसिस करता हूँ डीप में जाकर, तब जाकर मुझे समझ में आता है कि क्या उसका सही आंसर है। इसके बाद मैं उसको बनाता हूँ। तो ये पहले बनता है पेपर आपका और उसके बाद उसके क्या बनते हैं, आपके आंसर की बनाता हूँ मैं। इसीलिए लास्ट में जब आंसर की बनता है तो ज़्यादा वो फिल्टर होता है। तो विच वन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। अरे बाप रे बाप, इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नवोदय विद्यालय 2016, 2019 ये क्वेश्चन मतलब है, और भी DSSB में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं बता नहीं सकता कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बताना है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्पीड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 क्या कह रहा है कि विथ मोर एंड मोर स्पेशलाइजेशन creeping in sports field, greater emphasis is being placed on making sport training highly। तो खेल जगत में अधिकाधिक विशेषता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को बनाए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है। तो खेल को और अधिक अच्छा होने पर किससे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आपको ये बताना है कि खेल को और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इवेंट स्पेसिफिक पर सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, खेल परक पे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड विथ। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन फ्यूल्स लाइक डीजल, कोल, ऑयल एंड वुड बर्न दे प्रोड्यूस अ डेडली कलरलेस ऑर्डरलेस गैस कॉल्ड। तो जो फ्यूल जब जलते हैं, जैसे डीजल जल रहा है, कोयला जल रहा है, ऑयल जल रहा है, तो उसके हिसाब से जो गैस निकलती है जलने के बाद उनके, जो कि कलरलेस होती है और ख़राब कर देती है, तो वैसे गैसेस को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं उनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 189 को देखते हैं कि गोल सेटिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। तो गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, यू मेक योर गोल्स रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। तो गोल सेटिंग वही माना जाएगा जो कि आप गोल बना रहे हो रियलिस्टिक यानी वास्तविक होना चाहिए, जिससे आप अचीव कर सके। अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक स्ट्रेसेज ऑन प्रोग्राम फेज ऑफ वर्क एंड रिकवरी। तो कौन सा ट्रेनिंग टेक्निक प्रोग्राम होता है जिसमें हम स्ट्रेस भी डालते हैं और फेज में वर्क एंड रिकवरी दोनों दिया जाता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये बहुत बार दिया हुआ है, यूपी टीजीटी उठा दीजिए, DSSB भी उठा लीजिए, ठीक है, नवोदय उठा लीजिए। तो लगभग ये सब चीज़ें जो है ना बार बार वही चीज़ें वो घुमा फिरा के दर दर से पूछते रहते हैं। तो आप इन पर ज़रूर देख के जाइए क्योंकि आपको बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। देखिए एग्जामिनर दो तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, या तो क्वेश्चन खुद क्रिएट करते हैं और या तो वो क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं से उठाते हैं। लेकिन कभी भी आपके जो आप क्वेश्चन उठा रहे हो या क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो प्रैक्टिस सेट में, वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत अटपटे टाइप के होते हैं
और वो एग्जैक्ट ऑथेंटिक नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191 को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इन कॉमन पैरेलेंस हेल्थ इज जनरली अंडरस्टूड टू बी। तो हेल्थ को अगर देखा जाए तो किस भाषा में प्रदर्शित किया जा रहा है हेल्थ को इस समय? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड डिफॉर्मिटी। ये सबसे ज़्यादा करेक्ट बोला गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि फॉलोइंग 4 एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल कॉज फॉर हार्ट अटैक, फाइंड आउट वन आउट ऑफ दीज 4 विच इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो जो हेल्थ से संबंधित, हार्ट अटैक से संबंधित 4 कॉज माने जा रहे हैं नीचे, लेकिन इनमें से आपको बता रहा है कि वो कौन सा है जो कि कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। टोबैको स्मोकिंग जो होता है वो कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप देखे होंगे जब कोई भी स्मोकिंग का कुछ प्रचार आता है तो उसमें बताता है इंजूरियस टू हेल्थ और कैंसर इट में भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटलिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रैग्मेटिज्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 को देख लेते हैं। मैंने बताया था इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बोल रहा है कि हाइजीन ऑफ स्पोर्ट पर्सन इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्टेजियस डिजीज स्पेशली ऑफ द पैरासाइटिक टाइप। तो अगर आप हाइजीन रखते हैं स्पोर्ट पर्सन में तो ये ज़रूरी है कि आपको कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये छूत की बीमारी खासकर परजीवी प्रकार से बचने के लिए खिलाड़ी को स्वच्छता आवश्यक है, एकदम सही बात है। सामूहिक आवास व्यवस्था इस तरह की बीमारियां फैलाती हैं, तो ये बात आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है, द मेन रोल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द बॉडी इज़ टू। तो बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का क्या रोल होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, अचीवेबल नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म के लिए काम करते हैं कौन? विटामिन और मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 196 को देख लेते हैं। यहाँ द फंक्शनल इफिशिएंसी ऑफ मसल्स डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो अगर हम फंक्शनल यानी कार्य के अनुसार बात करेंगे तो हमारा जो मसल्स का एफिशिएंसी है तो वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे मसल्स कैसे कार्यात्मक की बात कर रहे हैं आप, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फाइबर क्वालिटी। क्योंकि फाइबर क्वालिटी से ही आपके फंक्शंस, आपके मसल के फंक्शंस कैसे होंगे, स्पीड ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ये पता चल जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 197 को देख लेते हैं। ये बोल रहा है डायनमोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 198, एलिसा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, HIV। तो ये सब क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, अगर आपने मेरे पुराने क्वेश्चन लगाए होंगे ना तो आपको वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, ठीक है। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको लगा के जाते हैं, एक तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दूसरा ये है कि आप टाइम बचाएंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप देंगे। आइए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इंजरी विच वन इज़ हार्ट टिश्यू इंजरी। इनमें से किसको हम हार्ट टिश्यू इंजरीज की संज्ञा में रखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, शोल्डर डिस्लोकेशन को हार्ट टिश्यू इंजरीज हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर लास्ट को देख लेते हैं। 200 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हार्ट ब्लड इज पंप आउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारा हार्ट पंप करने के बाद, लास्ट टाइम पंप करने के बाद, ब्लड को पंप करने के बाद, तो ऐसा कौन सी जगह से मतलब पंप होता है कि उसके बाद सारे बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाता है? तो दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल लास्ट पार्ट होता है हार्ट का और यहाँ से जब ब्लड को पंप किया जाता है तो इसके बाद बॉडी में पूरे ब्लड फैल जाती है और सारे बॉडी को मिल जाती है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और किसी को कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे 9670234567 पर व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और जो भी इसमें डाउट होगा मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए गलतियां सबसे हो जाती हैं, मैंने भी बहुत सारी गलतियां हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन में भी की हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन में भी किए हुए हैं, तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन बाद में मैंने वीडियो बनाकर उसको करेक्ट करने की पूरी कोशिश की हुई है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाते हैं, अब मैं आपको 2018 का KVS का पेपर लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।